पहले एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। परिवहन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। डीटीओ, एडीटीओ समेत 40 पदाधिकारी को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। राजस्व वसूली नहीं होने पर यह कार्रवाई की बात कही गई है। गंभीर स्थिरता बरतने के आरोप लगाए हैं। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विभाग एक्शन लेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या जानकारी है आपके पास? परिवहन विभाग ने लक्ष्य दिया था सभी अधिकारियों को, डीटीओ हैं, एडीटीओ हैं, इसके साथ साथ एमबीआई ऑफिसर हैं, यानी लक्ष्य दिया था और उसके मुताबिक जो है राजस्व की वसूली होनी थी। लेकिन जब समीक्षा बैठक हुई है उसके बाद पोल खुल गई है। लगभग 40 पदाधिकारियों पर शो कॉज एक साथ हुआ है, जिसमें डीटीओ हैं, एडीटीओ हैं, एमबीआई ऑफिसर शामिल हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी जिसमें भागलपुर, छपरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, किशनगंज, अरवल, रोहतास, समस्तीपुर, इन पर जो है गंभीर शिथिलता बरतने का आरोप लगा है। वहीं एमबीआई है मुजफ्फरपुर, बेतिया, नवादा, मोतिहारी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, गया के। इसके अलावा जो एडीटीओ हैं, ये तमाम अधिकारियों पर जो है शो कॉज किया गया है और जवाब अगर देने के बाद यहाँ विभाग संतुष्ट नहीं होता है तो प्रपत्र को गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई होगी। ये साफ तौर से अल्टीमेटम दिया गया है परिवहन विभाग की तरफ से। जो 40 लापरवाह पदाधिकारी हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, क्योंकि लक्ष्य के अनुरूप जो है इन लोगों ने राजस्व की वसूली नहीं की है। शुभी, वाकई रजनीश, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब इस एक्शन के बाद उन्हें शो कॉज नोटिस जाहिर तौर पर भेजा गया है, तो अब उनकी तरफ से जवाब देने की भी कोई समय निर्धारित रखा गया है, कोई तिथि दी गई है? देखिए, अगले 48 घंटे में जो है सभी जो दोषी पदाधिकारी हैं, जो आरोपी पदाधिकारी हैं, उनको जवाब देना है और उसके बाद जवाब के दौरान अगर विभाग संतुष्ट नहीं होता है उस जवाब से कि आखिर लापरवाही किस हद तक बरती गई है और क्यों बरती गई, ये तमाम चीजों का जवाब देना होगा और विभाग जो है उसकी समीक्षा करेगा। उसके बाद जो है प्रपत्र को गठित करेगा वैसे पदाधिकारियों पर जिसके जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, 2 दिन के इजराइल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का तेल अवीव पर रेड कार्पेट वेलकम किया गया है। भारत से पहुंचे अपने दोस्त मोदी के लिए इजराइल पीएम नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे और गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत कर लिया है। पीएम मोदी का ये दौरा ये बताता है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये तस्वीरें भारत और इजराइल के रिश्तों के नए चैप्टर की हैं। ये तस्वीरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती की गवाह है। 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचे तो दोस्त नेतन्याहू ने बाहें फैलाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। तेल अवीव एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी का इजराइल की धरती पर इस्तकबाल हुआ। गाजा संघर्ष ने पश्चिम एशिया की राजनीति को झकझोर दिया है। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल पहुंचना केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि भरोसे का सार्वजनिक प्रदर्शन है। 34 साल के राजनयिक इतिहास में वो इजराइल की दूसरी यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। साल 2017 की ऐतिहासिक यात्रा ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचाया था। अब ये दूसरा दौरा उस भरोसे को और गहरा करने के संकेत है। खास बात यह है कि भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग ट्रैक पर देखते हुए संतुलित लेकिन स्वतंत्र नीति अपनाई है, जिसने नई कूटनीतिक परिभाषा गढ़ी है। इस यात्रा का फोकस संकेतों से आगे बढ़कर ठोस नतीजों पर है। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और नवाचार पर गहरी बातचीत होगी। नेसेट को प्रधानमंत्री का संबोधन लोकतांत्रिक मूल्यों की साझी विरासत को ताकत देगा। दोनों देशों के बीच नए सुरक्षा समझौते, उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम सहयोग पर प्रगति की उम्मीद है। ये दौरा स्पष्ट करता है कि रिश्ता केवल हथियारों का नहीं बल्कि ज्ञान और भविष्य की अर्थव्यवस्था का भी है। रक्षा सहयोग इस साझेदारी का मजबूत स्तंभ रहा है और अब जोर जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर है। आयरन डोम जैसी मिसाइल रक्षा प्रणाली, उन्नत ड्रोन, लेजर आधारित सुरक्षा तकनीक और साइबर सहयोग पर चर्चा इस दौरे का अहम हिस्सा बन सकती है। पश्चिम एशिया अभी पूरी तरह शांत नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे अनिश्चित माहौल में भारत का ये साफ संकेत है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और साझेदारियों को लेकर दृढ़ है। इजराइल के साथ बढ़ती नजदीकी केवल सामरिक नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भारत
भारत की बढ़ती भूमिका का सिंबल है। ये दौरा बताता है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन की, जिसको लेकर अब पूर्व न्यायाधीश और पूर्व नौकरशाह मैदान में कूद गए। उन्होंने संयुक्त पत्र जारी कर प्रदर्शन को राष्ट्रीय गरिमा के साथ घोर विश्वासघात बताया है। इस बीच कुछ इंस्टाग्राम यूजर्स ने यह दावा किया कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें एआई समिट के खिलाफ रील्स बनाने के लिए 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर घमासान जारी है। अब 26 पूर्व न्यायाधीशों, 102 पूर्व नौकरशाहों और 149 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारियों ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने संयुक्त पत्र जारी कर प्रदर्शन को राष्ट्रीय गरिमा के साथ घोर विश्वासघात बताया। पत्र में कहा गया है कि कार्यक्रम में विश्व के प्रमुख सीईओ, टेक लीडर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मौजूद हैं। ऐसे में ये घटना भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। सभी ने अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों को घरेलू राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाए और जिम्मेदार राजनीतिक आचरण अपनाया जाए। इस स्थान का चयन और यहाँ पर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का भोंडा विरोध प्रदर्शन ही आपत्तिजनक है, क्योंकि यह स्थान उस समय समस्त विश्व का केंद्र बना हुआ था। 20 फरवरी को जो एआई समिट में हुआ वो शर्मनाक, निंदनीय और दंडनीय है। आपने प्रवेश करके एक सोचे समझे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आपने जाकर के एक बहुत ही अश्लील और फूहड़ प्रदर्शन किया। इस बीच कुछ इंस्टाग्राम यूजर्स ने दावा किया है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें एआई समिट के खिलाफ रील्स बनाने के लिए 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। सो गाइज, ये रील बनाने के मुझे 20,000 रुपए मिल रहे होते अगर मैं हाँ कर देती तो। एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा कि एआई समिट में कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा कि कांग्रेस ने शर्टलेस होकर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां गए, उन्होंने अपनी भरसक बदनामी करवाई, चप्पलें खाई और सब करवाने के बाद अब ये अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं क्योंकि इनकी इमेज काफी ज्यादा खराब हो चुकी। तो उसके लिए इन्होंने बीच का रास्ता निकाला। अब ये क्रिएटर्स को ऑफर कर रहे हैं 20 से 25,000 रुपए की पैसे लो और हमारे लिए कॉन्टेंट बनाओ। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है। कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है। ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो एआई सबमिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है। ये मेरे इन्फ्लुएंसर अकाउंट वाले पेज पे आया था जिसपे रीच बहुत ज्यादा है एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट। हालांकि कांग्रेस ने इस दावे को खारिज किया है। कांग्रेस के मुताबिक ये फर्जी आरोप है। वो किसी को पैसे नहीं देते क्योंकि उनकी खुद की सोशल मीडिया टीम है। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को एंटी नेशनल कांग्रेस करार दिया। ये कितना हास्यास्पद और बेवकूफ़ी की बात है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिन अकाउंट्स को आप हमें बता रहे हैं, आप खुद प्रबुद्ध पत्रकार हैं, उसका जरा हिस्ट्री देख लीजिए। एब्सोल्यूट राइट विंग लोग हैं, वो बीजेपी के समर्थन में दिन भर ट्वीट करते हैं, दिन भर पोस्ट इंस्टाग्राम पे करते हैं और कांग्रेस उनको रीच आउट करेगी। तो आज स्पष्ट हो गया कि आईएनसी नहीं, कांग्रेस का नाम होना चाहिए एएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, एंटी नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एस्पिरेशनल इंडिया नहीं, एम्बिशियस इंडिया नहीं, बल्कि एंटी इंडिया एजेंडा है। एआई समिट में प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। एक तरफ प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस नेताओं पर कानून का शिकंजा कसा हुआ है और कांग्रेस अपने प्रदर्शन को जायज बताते हुए प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बता रही है। तो वहीं बीजेपी ने पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब इस सियासी संग्राम के बीच पूर्व न्यायाधीशों, 102 पूर्व नौकरशाहों और 149 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी भी मैदान में कूद गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, आपको गिटार वाली वो दुल्हन तो याद ही होगी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, लेकिन आज हम आपको वायरल दूल्हा दिखाएंगे जिसने अपनी ही शादी में माइक थामा और फिर गर्दा उड़ा दिया। सोशल मीडिया में दूल्हे का ये सुरीला अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है।
अपनी ही शादी में दूल्हे राजा ने जब माइक थामा तो उफ, कहना ही क्या। दूल्हे के गाने का गजब अंदाज जिसने दुल्हन को थिरकने पर कर दिया मजबूर। अपने मियां जी की इस परफॉर्मेंस पर दुल्हन रानी ऐसे हुई फिदा। गाना दूल्हे राजा गा रहे थे और घराती हो या फिर बाराती सब झूम उठे। देखते ही देखते शादी की महफिल में दूल्हे राजा तो गर्दा उड़ा दिए। गाना भी अजब, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन की विदाई वाला गीत अक्सर मायके वाले गाते हैं, लेकिन इस गाने में वो विदाई भी थी। अब एक और सीन देखिए। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस दूल्हे की गाना गाते इनका गला सूखे या नहीं, लेकिन अपनी दुल्हनिया का देखिए कैसे ख्याल रख रहे हैं। पानी दे रहे हैं। गुना की कोकाटे कॉलोनी में रहने वाले शिवाजी सुर्वे की शादी 21 फरवरी को अशोकनगर के देसाई खेड़ा की पद्मनी से हुई। वरमाला के दौरान दोस्तों की फरमाइश पर उन्होंने स्टेज से ही गाना गाया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो को अब तक करीब 40 लाख लोग देख चुके हैं। 2,10,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। 2,500 से ज्यादा बार इसे रिपोस्ट किया गया है। हजारों कमेंट आए हैं और करीब 5,000 लोगों ने वीडियो को सेव भी किया है। शिवाजी सुर्वे मध्य प्रदेश बीज निगम भोपाल में पोस्टेड है। सरकारी नौकरी के साथ संगीत उनका जुनून है, तो अपनी ही शादी को दूल्हे ने ऐसे यादगार बना लिया। अशोकनगर में समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आप सबके लिए एक अच्छी खबर। स्पीड पोस्ट से मिलेगा बाबा का आशीर्वाद। भक्तों के लिए खास हो रही है व्यवस्था। महाकाल मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर में भक्तों के घर जाएगी महाप्रसादी। कैसे होगा ये सब कुछ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब डाक से पहुंचेगा बाबा का आशीर्वाद। डाक से आएगा महाकाल मंदिर का प्रसाद। ओमकारेश्वर मंदिर की प्रसादी भी स्पीड पोस्ट से। इधर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में अनोखी पहल भी। रक्तदान करें, ज्योतिर्लिंग के होंगे वीआईपी दर्शन। सबका अरमान होता है कि वो बाबा के दर्शन करे, महादेव की कृपा उस पर बरसे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भक्त प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकाल मंदिर में आने को बेचैन रहते हैं, लेकिन कई भक्त पहुंच नहीं पाते। लेकिन अब एक अनोखी पहल की गई है, जिसमें भक्तों को अब स्पीड पोस्ट से महाप्रसादी मिलेगी। ये खास इंतजाम किया है भक्तों के लिए। सिर्फ महाकाल बाबा का ही आशीर्वाद ही नहीं, ओमकारेश्वर में भी महाप्रसादी स्पीड पोस्ट से भक्तों को मिलेगी। उज्जैन में ग्रामीण डाक सेवकों का सम्मेलन था, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की मांग पर अब महाकालेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर का लड्डू प्रसाद डाक विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा देश भर में भेजा जाए। आस्था का यह अजब संगम है, जिसमें 2 से 3 दिन में महाप्रसाद पहुंच जाएगा भक्त के पास। तो सरहद पार भक्तों को थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में हमने ये सेवा आदरणीय महाकाल मंदिर के लिए दी गई है। उनका प्रसाद जो है पूरे भारत में और अन्य विश्व में जहाँ भी जो लोग चाहेंगे श्रद्धालु, उसको हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही ओंकारेश्वर महादेव का भी जो प्रसाद है, आज उसको लॉन्च किया गया है। स्पीड पोस्ट से महाप्रसादी तो पहुंचेगी। इधर आस्था का केंद्र ओमकारेश्वर में एक और अनोखी पहल की गई है। अगर किसी भक्त को वीआईपी दर्शन करना है तो अब ब्लड डोनेशन करके वो आसानी से भोलेनाथ के दर्शन कर सकेगा। यानी आस्था के साथ ही किसी को नई जिंदगी का तोहफा भी। तो ब्लड की मांग है वह बढ़ रही है, तो बहुत से प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनसे जनता को जागरूक किया जाए और ब्लड की सप्लाई बढ़ाई जा सके। डोनर्स की संख्या को दिन ब दिन कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, उस संबंध में भी जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में अब ज्योतिर्लिंग में भी यह प्रयास किया गया है। काशी विश्वनाथ, तिरुपति बालाजी और शिरडी की तर्ज पर रक्तदान की पहल की गई। हर मंगलवार और शनिवार को
ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होगा। इसके अंदर जो स्वैच्छिक रक्तदाता है वो अपना 1 यूनिट ब्लड देगा, उसको हम VIP दर्शन के लिए फ्री पास उपलब्ध होगा। आस्था का अजब रंग अपने आप में यह अनोखी पहल है। उज्जैन से अजय पटवा और खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देखिए, भोपाल में धर्म परिवर्तन के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल इस गिरोह की सरगना 2 बहनें निकली हैं। वो बहनें जो गरीब हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करती थी और अमीर लड़कों को सप्लाई की जाती थी। खबर है कि गरीब लड़कियों की बड़ी पार्टियों में सप्लाई की जा रही थी। साथ ही ये गैंग हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण भी कराता था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 बहनें शामिल हैं। और उधर नाराज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। धर्मांतरण की साजिश, उबाल और सवाल। हिंदू संगठन का सड़क पर संग्राम। लोक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू बेटियों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद। धर्मांतरण पर सवाल, सख्त एक्शन की मांग। भोपाल में धर्म परिवर्तन और शोषण के मामले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। अमरीन और आफरीन नाम की 2 बहनों ने मिलकर एक संगठित गैंग खड़ा कर रखा था, जो गरीब परिवार की लड़कियों को नौकरी और मदद का लालच देकर अपने जाल में फंसाती थी। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर मानसिक, शारीरिक शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। अगर एक फ्लोर पर देखा जाए तो कुल मिला के 4 फ्लैट हैं, 4C में है, 4D में है और ये है फ्लैट नंबर 301। इसी में आमरीन अपनी छोटी बहन के साथ, चंदन यादव और 2 बच्चों के साथ रहती थी और यहीं से वो अपना पूरा नेक्सस जो है संचालित करती थी। यहाँ पर पहले काम के बहाने लड़कियों को बुलाया जाता था। लड़कियां जब कुछ दिन तक काम करती थी फिर उनको लग्जरी लाइफ स्टाइल का लालच दिया जाता था और यही सबसे पहले शुरुआत होती थी उनके शारीरिक शोषण की। उनको खाने पीने के सामान में या दवाई में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया जाता था, जिसके बाद उनका शारीरिक शोषण होता था। वीडियो बनाए जाते थे। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामलों के बाद अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर आया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मध्य प्रदेश अब शांति का टापू नहीं रहा। मध्य प्रदेश अब गौ हत्या, धर्मांतरण और सेक्स रैकेट का टापू बन चुका है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आए हैं धर्मांतरण और देह व्यापार के अवैध और हैरान कर देने वाले मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। आज बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भोपाल के बाग सेवनिया थाने में पहुंचे हैं और यहाँ पर थाना प्रभारी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदी युवतियों से दोस्ती कर भाइयों से दुष्कर्म, धर्मांतरण और शारीरिक शोषण करने के जो मामले सामने आ रहे हैं, इन पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। सर, अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट नहीं है क्या बजरंग दल? अभी तक जो कार्रवाई प्रशासन ने की है हम उससे संतुष्ट तो हैं, पर अभी 2-3 लोग इसमें फरार पाए जा रहे हैं। हम माननीय प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी जांच करें, इनकी लिंक निकाली जाए, क्योंकि इस लिंक में और भी लोग प्रशासन को मिलने वाले हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक झांगुर बाबा की लिंक निकली थी, तो हमारी 100 से 200 बहनें उस लव जिहाद में पाई गई थी। भोपाल में भी इस प्रकार का झांगुर बाबा पैदा ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश शासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे, इन पे बुलडोजर चलाए और इनको जेल में डालने का काम प्रशासन करे। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर धर्मांतरण की इस फैक्ट्री का असल मास्टरमाइंड कौन है? वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। राजस्थान से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के 4 बच्चे वाले बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताया और इससे पहले अजमेर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी हिंदुओं से कम 4 बच्चे पैदा करने की अपील की थी, जिस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई थी। एक चच्चा 4 बेगम और 36 बच्चे में लगा है और एक ताऊजी हम 2 और हमारा 1 में है, संतुष्ट है। लेकिन समय और परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। तो मानो एक तो स्वयंसेवक संघ का
सदस्य बनकर धर्म और देश की और माँ भारती की सेवा करेगा। एक मिलिट्री में जाएगा, एक पुलिस में जाएगा, एक घर परिवार खेती बाड़ी अपना व्यापार संभालेगा। बहन बेटियां समय समय पे मांगलिक उत्सवों पे आती रहेगी। इसलिए हम दो चार हो तो उसमें आपत्ति नहीं है। राजस्थान से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के इस बयान के बाद हंगामा मचा है। बाल मुकुंदाचार्य ने मुस्लिमों से तुलना करते हुए हिंदुओं से भी 4 बच्चे पैदा करने की अपील की है। बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी ने कड़ा एतराज जताया। अजहरी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। जयपुर से एक विधायक जी हैं जो अपने आप को साधु कहलाते हैं, बाबा कहलाते हैं, महाराज कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चच्चा 4 बेगम और 36 बच्चों में लगा है और ताऊ हम 2 हमारा एक में संतुष्ट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो उन्होंने चच्चा का इशारा किया है, वो किसके भतीजे बने हैं हम जानते हैं इस बात को। उन्होंने हमारी कौम के जो लोग हैं उन पर उन्होंने हमला किया है एक तरह से। इससे पहले अजमेर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने इसे देश का बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि घटते हिंदू और बढ़ते मजहबी अनुपात चिंता का मुद्दा है। उनके इस बयान पर भी मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। ये एक बहुत वैश्विक विषय है और खासकर भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है कि घटते हिंदू बढ़ते मजहबी देश को बर्बाद करने की परिस्थिति पर जा रहा। हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारी शादी नहीं हुई तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे कि बाबा तुम्हारा क्या योगदान है, तो ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। कह रहे हैं कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और साथ में ये भी कहा कि मजहबी लोग उनकी तादाद ज्यादा बढ़ रही है और हिंदुओं की तादाद घट रही है। अब समझ में ये नहीं आता कि हिंदुओं की तादाद बढ़ने की फिक्र है इनको, घटने की फिक्र है इनको, या मुसलमानों की तादाद बढ़ने से डर लग रहा है। बाल मुकुंदाचार्य और बाबा बागेश्वर के इन बयानों के बाद जनसंख्या, धर्म और राजनीतिक विमर्श एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हिंदू संगठन इसे जनसंख्या संतुलन का मुद्दा बता रहे हैं, तो मुस्लिम संगठन इसे समाज को बांटने वाली बयानबाजी कह रहे हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से